जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके सामने क्लास 10 का मैथ में अध्याय 1 का चैप्टर लिया हूं। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। आज मैं आपको वास्तविक संख्याएं से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको मैं सॉल्व करवाऊंगा। आप लोग इसको ध्यान से देखिए। पहले मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत जितनी भी संख्याएं होती हैं, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, चाहे वो पूर्णांक संख्या हो, चाहे वो परमेय संख्या हो और चाहे अपरमेय संख्या हो, ये सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत आ जाती हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा गया है, वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन संख्याएं आती हैं? इसके अंतर्गत जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, आपको पता ही होगा प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसमें जितने भी काउंटिंग, इसको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। इसमें जितने भी गिनने वाली संख्याएं होती हैं, जैसे हम 1 से स्टार्ट करते हैं, कोई भी हमको काउंटिंग करना है तो आप लोग जैसे कोई चीज गिनना शुरू करते हैं तो शुरुआत में आप सबसे पहले कौन सा संख्या बोलते हैं? 1 ही बोलते हैं ना। तो 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 से लेकर के जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं, ये सारे काउंटिंग नंबर आपके क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। उसके बाद जैसे पूर्णांक होता है। पूर्णांक पूर्ण संख्या से बना हुआ है। पूर्ण संख्या पूर्ण संख्याएं आपकी 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे। कहने का मतलब क्या है कि जो प्राकृतिक संख्या होती है और जो पूर्ण संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या कहाँ स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे? 1 होती है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछे तो क्या होती है? 0 होती है। दोनों में डिफरेंस केवल इतने का है, 0 का डिफरेंस है। ये 1 से स्टार्ट होती है, ये 0 से स्टार्ट होती है। इसके बाद थोड़ा सा आपको हम पूर्णांक के बारे में बता दें। पूर्णांक हमारा धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। मैं आपको एक नंबर लाइन बना के समझा दे रहा हूं। यहाँ पे जैसे बीच में हमारा 0 होता है, इधर हम प्लस को इंगित करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब प्लस में है। इधर हम माइनस में है। -1, -2, -3, -4। तो ये सब हमारे पूर्णांक होते हैं। ऐसे नंबर हम आगे इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी ऐसे कर सकते हैं। तो ये जितना भी ये प्लस वाला है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। अगर कोई आपसे पूछे कि 0 कैसा पूर्णांक है, तो 0 ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है। इसको हम ना तो धनात्मक ना तो ऋणात्मक कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक में आपके पॉजिटिव भी आते हैं, निगेटिव भी आते हैं। इसको पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, इसको निगेटिव इंटीजर बोलते हैं। ये 0 वाला नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, मतलब कहने का है ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है। इसके आगे इसमें आपको और क्या समझना है? वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत में परमेय संख्या। इसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? परमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। इसमें परमेय संख्या को हम P/Q के रूप में, शॉर्टकट में बता रहा हूं आपको मैं कि P/Q के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख लें। P/Q मतलब क्या होता है? इसमें एक अंश होता है, एक क्या होता है? एक हर होता है। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि Q जो होता है आपका, ये Q इज नॉट इक्वल 0। Q 0 के बराबर
नहीं होना चाहिए। अगर क्यू 0 के बराबर रहेगा तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा इसकी वैल्यू। तो इस पे ध्यान रखना है कि परिमेय संख्या वही होती है जिसको हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकें, अर्थात इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकें जिसपे हमारा क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसके आगे क्या होता है आपके अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या क्या होता है कि जिसको हम p बटा क्यू के रूप में नहीं ले सकें, बस p बटा क्यू के रूप में ना लिख सके। कहने का मतलब जिसको हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो हमारी परिमेय संख्या होती है, और जिसको हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है। ज्यादातर अपरिमेय संख्याएं रूट में होती हैं, जैसे √2, √3, √5, ऐसे जो भी संख्याएं रूट में रहेंगी और रूट से बाहर ना निकल सकें। अगर उसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो वो फिर परिमेय बन जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे समझिए, जैसे यहाँ पे लिख दूं मैं √16, तो √16 को हम इसको स्क्वायर से क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, इसका वर्गमूल ले सकते हैं। इसका वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। तो आपसे कोई पूछे √16 क्या अपरिमेय संख्या, नहीं, √16 अपरिमेय संख्या नहीं है। √16 कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो रूट में जो भी संख्याएं रहेंगी वो रूट से बाहर अगर नहीं निकल पा रही हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। यहाँ पे पाई बहुत बोर्ड के पेपर में पूछता है कि पाई कैसी संख्या है, तो पाई भी कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो ये वास्तविक संख्या, ये जितनी ऑल ओवर संख्याएं आपको हमने बताया है, ये प्राकृतिक संख्या, ये पूर्ण संख्या है, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। तो ये चैप्टर का नाम है और इसी के अकॉर्डिंग हमको आज कुछ प्रश्नावली 1.1 सॉल्व करना है। तो उसमें से मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसको इरेज कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन लेकर के फिर आपको मैं समझाता हूँ। बच्चों देखिए प्रश्नावली 1.1 का पहले प्रश्न का प्रश्न नंबर 1 कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे मैंने 2 सवाल लिए हैं, 2 क्वेश्चन लिए हैं। एक है 135 और 225 में आपको क्या निकालना, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है बेटा, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मासा बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब इन दोनों संख्याओं को हमको क्या निकालना है, मासा निकालना है। तो इसको हम भाग विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, भाग विधि से क्या करना, हमको इसको मासा निकालना है। इसमें सबसे पहले देखेंगे इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। इसमें देखिए 135 जो है ये छोटी है और 225 क्या है, बड़ी संख्या है। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या हम क्या करते हैं, हम भाग करेंगे और तब तक भाग करेंगे जब तक कि शेषफल क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 135 है, यहाँ पे कितना 225 है। 135 का पढ़ा अगर हम 225 में पढ़ते हैं तो कितना बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, 2 बार नहीं जाएगा। इसको हम यहाँ पे एक बार ले जाएंगे, यहाँ पे इसको घटाएंगे, फिर भाग करने का आपको तो प्रोसेस पता ही है। इसको घटाने के बाद 5 में से 5 गया 0, और यहाँ पे 2 में से 3 नहीं घटेगा, 12 में से 3 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ पे शेषफल क्या आ गया, 0, सॉरी शेषफल यहाँ पे आ गया 90। अब इस शेषफल से इसमें क्या करेंगे, हम भाग करेंगे। ये प्रक्रिया हमको तब तक करना जब तक हमारा शेषफल क्या ना आ जाए, 0। जहां शेषफल 0 आ जाएगा समझ लेना उसी, जिस संख्या से भाग करने पे शेषफल 0 आया है वही संख्या क्या बन जाएगी, आपकी एचसीएफ बन जाएगी। अब इस 90 से 135 में भाग करना है। यहां पर भी कितना बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। अब इसको भी घटा लेते हैं हम लोग, 5 में से 0 गया 5, और 13 में से 9 गया 4। अब भी देखिए हम हमारा शेषफल 0 नहीं आया है, तो एक बार हमको भाग और करना पड़ेगा। अब इस 45 से क्या करेंगे, हम 90 में क्या करेंगे, हम भाग करेंगे। अब यहाँ पे लग रहा है हमको 0 आ जाएगा। 45 का पढ़ा 90 में पढ़ेंगे तो 45 गुना कितना होता है, 90 होता है। यहाँ पे 90 हो जाएगा। अब ये इसको हम कट करेंगे तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हमारा शेषफल क्या बन गया, हमारा 0 बन गया। तो 45 से भाग करने पे लास्ट में जो हमारा भाजक है, लास्ट में हमारा भाजक कौन सा बना है, 45 है, जिससे भाग करने पे शेषफल क्या आ गया है, 0 आ गया है। तो यहाँ पे शेषफल लिख देंगे, शेषफल क्या हो गया है, शेषफल 0 हो गया है। और हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा संख्याओं का, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ये है आपका आंसर।
इसी प्रकार इसको भी हो जाएगा। अगर आप लोग, चलो हम ही कर देते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि देखिए यहाँ पे 255 है, यहाँ पे कितना है 867 है। इसमें सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि इन दोनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी संख्या कौन सी इसमें है 255। 255 से क्या करेंगे हम, इस बड़ी वाली संख्या में क्या करेंगे हम, सबसे पहले भाग करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए कितना बार जाएगा, देखिए यहाँ पे 255 है, यहाँ पे कितना 867 है। इस तरह से आपको देखने पे नहीं पता चलेगा कि लंबा भाग है, बड़ी संख्याओं का भाग है। तो आपको ध्यान देना, इसका एक अंक लीजिए, इसका एक अंक लीजिए। 2 चौक कितना हो रहा है 8। 4 बार नहीं जाएगा, 4 से एक कम ले लेंगे, कितना जाएगा 3 बार। देखते हैं 3 बार जाता है नहीं जाता है। 3 बचे 15, 3 बचे 15, 1 16, 3 दूनी 6, 1 7, 3 बार चला जाएगा। यहाँ कितनी बार ले जाएंगे 3 बार। 3 से इसमें गुणा करिए, मल्टीप्लाई करिए, यहाँ लिखिए 3 बचे 15, 3 बचे 15, 1 16, 3 दूनी 6, 1 7। अब इसको घटा लेते हैं। 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। अब देखिए अभी भी हमारा शेषफल 0 नहीं हुआ है। तो हमने बताया ना, जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं होगा तब तक क्या करना, हमको भाग करना है। इस चीज को विशेष ध्यान रखना है। और जो यहाँ शेषफल बचेगा उसी शेषफल से इसमें क्या करना है, भाग करना है। तो अब इसको यहाँ लिख लेते हैं। अब 102 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 100 गुना 200 होता है, तो मतलब ये 2 ही बार जाएगा, 2 से ज्यादा बार नहीं जाएगा। 2 बार ले जाएंगे तो 2 दुना कितना होता है 4, 2 शून्य 0, 2 1 2। अब इसको घटा लेंगे, 5 में से 4 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 5। ये देखो कैंसिल हो गया। अब भी हमारा शेषफल 0 नहीं हुआ है, यानी हमको अभी एक स्टेप और ले जाना है। 51 से भाग करेंगे 102 में। अब यहाँ पे 51 का पढ़ा पढ़ेंगे। 51 दूना कितना होता है 102 होता है। देख लीजिए 2 1 2, 2 पंचे 10। यहाँ 2 बार जाएगा, 2 1 2, 2 पंचे 10। ये देखिए लास्ट में पूरा पूरा क्या हो गया आपका 0 हो गया। अर्थात आपका शेषफल क्या हो गया, यहाँ पे शेषफल आपका हो गया यहाँ पर 0 हो गया। अर्थात आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, संख्याओं का जो आपकी दोनों संख्याएं हैं, ये दोनों संख्याएं, इन दोनों का एचसीएफ क्या बन जाएगा आपका, इन दोनों का एचसीएफ बन जाएगा 51। जो लास्ट में जो भाजक है वही आपका एचसीएफ माना जाएगा। लास्ट में आपका 51 से पूरा पूरा कटा है, 51 क्या बन जाएगा आपका एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है मासा। अर्थात 867 और 255 दोनों संख्याओं का मासा कितना हो जाएगा आपका 51 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हुआ था 45। तो ये था आपका एल्गोरिज्म विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इस 2 संख्याओं का एचसीएफ निकालना। अब इसके आगे आपको हम इरेज करके अभाज्य गुणनखंड बीज से मासा निकालना सिखा रहे हैं। हाँ तो देखिए बच्चों, अभाज्य गुणनखंड बीज द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब होता है बेटा मासा, इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। और एलसीएम का मतलब होता है लासा, लघुत्तम समापवर्तक। हमको इन 3 संख्याएं, एक संख्या हमारे पास है 12, एक संख्या हमारे पास है 15, एक संख्या हमारे पास है 21, इनका एचसीएफ निकालना है और क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। लेकिन किस विधि से निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। अभी हम लोगों ने जो इसके पहले निकाला था वो निकाला था भाग विधि से, विभाजन विधि से। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 को हम अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेंगे। 12 को कौन कौन संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती है जो केवल अपने आप से कटती है या तो 1 से कटती है, किसी और से न कटे। तो ये 2 दूना 4 तिहाई 12, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3। इस प्रकार हम 15 का बना लेंगे। 15 क्या हो जाएगा 3 गुणे 5। इसी प्रकार हम किसका बना लेंगे 21 का, 21 क्या हो जाएगा 3 गुणे 7। अब हमको यहाँ पे अगर 12 15 21 का यदि हमको यहाँ पे अगर मासा निकालना है यानी एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ में आपको एक चीज ध्यान देना पड़ता है, जिन संख्याओं के बीच में आपको एचसीएफ निकालना है उसमें जो कॉमन चीज है, जो उभयनिष्ठ है, जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है उसको ले लेना है। यहाँ पे उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड कौन सा है, एक 3 है, यहाँ पे एक 3 है, यहाँ पे एक 3 है। तीनों संख्याओं में यही एक 3 आपको उभयनिष्ठ मिल रहा है, तो आपका एचसीएफ कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा। लेकिन यदि इसका हम एलसीएम निकालना चाहेंगे तो एलसीएम में क्या करना पड़ता हमको, एलसीएम में जो उभयनिष्ठ है इसको तो लेना ही पड़ेगा, उसके बाद जो बची हुई संख्याएं रहेंगी उसको भी हमको लेना पड़ेगा। 3 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 2 2
5 गुणे 7। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। 7 पचे 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140, 140 की अइया 3 शून्य शून्य 3 चौक 12, 3 इक्के 3 1 4, 420। यानी हमारा एलसीएम कितना आ गया? हमारा एलसीएम आ गया 420। एक बार फिर से गुणा कर लेते हैं। 7 पचे 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140, 140 तीन 3 चौक 12, 3 इक्के 3 1 4, 42, 420। सही। तो ये हमारा क्या हो गया? एलसीएम हो गया। ये हमारा क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। ये हम लोगों ने किस विधि से निकाला है? अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाला है। यहाँ पे आ जाइए, देखिए एक सवाल और हमारे पास है, उसी प्रश्नावली का है। प्रश्नावली 1.2 का है ये सवाल, और इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो प्रश्नावली 1.1 का था। यहाँ पे दिया गया है कि दो संख्या हमारे पास है। एक संख्या 306 है, एक संख्या कितनी है? 657 है। 306 657 का एचसीएफ दिया गया 9, और इसका एलसीएम क्या करना, हमको फाइंड करना है। तो अगर आपके पास दो संख्याएं दी गई हैं और दोनों संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड प्रश्न है, तो इसका एक सूत्र बन जाता है। जैसे फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकेंड संख्या इक्वल एचसीएफ एंड एलसीएम। मतलब अगर आपके पास दो संख्याएं हैं तो दोनों संख्याओं को अगर आप गुणा करते हैं और उसके एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करते हैं तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। दोनों संख्याओं का गुणनफल और इस एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल भी आपस में क्या होता है? इक्वल हो जाता है। तो हमारे पास दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 306 और कितना है? 657। तो पहली संख्या कौन सी है? 306, और दूसरी संख्या कौन सी है? 657 है। और इसका एचसीएफ कितना दिया गया है? 9 दिया गया है। और हमसे फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है? हमसे फाइंड करने के लिए कह रहा है एलसीएम। एलसीएम हमको क्या करना है? निकालना है। तो यहाँ पे अभी देखिए, आपको इस पूरे समीकरण में, पूरे क्वेश्चन में 3 नंबर्स आपको दिए गए हैं। एक नंबर का, एक संख्या का करना है, एक अक्षर आपको क्या करना है? पता करना वो कौन सा है? एलसीएम है। तो इसमें हम एलसीएम को एक तरफ रख लेंगे और 9 इधर गुणे में, इधर क्या होता है? भाग में हो जाएगा। इधर आएगा तो भाग में बन जाता है। अब 9 से क्या करेंगे? इसमें हम डिवाइड कर देंगे। अब 9 का पढ़ा देखते हैं। 9 त्रिक 27, 27 3 कट जा रहा है, काट देंगे। 9 त्रिक 27, 27 3 30, 36, 9 चौक 36। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा? इधर कितना बचा है? 34, और कितना है? 657। अब इसको गुणा कर लेते हैं। हमारा आंसर क्या होगा? हो जाएगा 657 गुणे 34। 4 सतह 28, हासिल कितना आया? 2, 4 पंचे 20, 20 2 कितना होता है? 22, 4 छंग 24, 24 2 26, 3 सतह 21, 3 पचे 15, 15 2 17, 3 छंग 18, 18 1 19, अच्छा 13, 9 2 11 1 12। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, रीचेकिंग। 4 सतह 28, 4 पंचे 20 2 22, 4 छंग 24 2 26, 3 सतह 21, 3 पचे 15 2 17, 3 छंग 18 1 19, 8 2 1 3, अच्छा 13, 9 2 11 1 12, 22,338। हमारा एलसीएम कितना आ गया? 22,338। ये हमारा एलसीएम क्या हो गया? फाइंड हो गया। ये आपका हो गया आंसर। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप लोग उसको पूरा एंड तक देखना। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और प्रश्न की जानकारी लेना है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। सब लोग इसको, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।